एक हिंदू राष्ट्र पर अगर जाति का प्रभाव नहीं होता तो ये कब का मिट चुका होता। रानाडे जैसे सुधारवादी लोग जातिवाद को खत्म करके जाति की हत्या कर रहे हैं और ऐसा करके वे इस राष्ट्र की प्राण शक्ति को भी खत्म कर रहे हैं। ये कहना था बाल गंगाधर तिलक का। किसान के बच्चों को शिक्षा देना बेकार है, इनके बच्चों को शिक्षा देना और कुछ नहीं, सिर्फ पैसे की बर्बादी है। ये कहना था बाल गंगाधर तिलक का। जो ब्राह्मण नहीं, उनको तो बढ़ईगिरी, लोहार, राजमिस्त्री के काम और दर्जीगिरी सिखाई जानी चाहिए, उनके लिए वही सही होगा। ये कहना था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। आज के फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में चर्चा, क्यों बाल गंगाधर तिलक रानाडे के सबसे बड़े विरोधी रहे। वो रानाडे जो बाल विवाह के खिलाफ थे, जो हमारे धर्म की कुरीतियों पर सवाल कर रहे थे, जो किसान, मजदूर और महिलाओं की बात कर रहे थे। क्यों तिलक ने अपनी पत्रिका केसरी में मूक नायक के लिए एडवर्टीजमेंट छापने से मना कर दिया था। वो मूक नायक जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने अछूतों के अधिकारों के लिए शुरू किया था। आज के एपिसोड में बाल गंगाधर तिलक के जीवन के कुछ अनकहे पहलुओं पर बात होगी, जिन पर अक्सर बात करने से राष्ट्रवादी लोग और मीडिया बचते नजर आते हैं। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। साल था 1875। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती पुणे पहुंचे हुए थे। उनके पहुंचने के ठीक बाद ही पुणे का माहौल गर्म होने लगा था। कुछ लोगों का एक दल उन्हें मारने पीटने की धमकी दे रहा था। लोग लाठियां लेकर उनके पीछे दौड़ रहे थे और छतों से पत्थरों की बौछार की जाने लगी थी। लेकिन दो शख्स उनकी मदद के लिए वहां पहुंचे हुए थे, जो लाठियों के प्रहार और पत्थरों की बौछार के बीच से दयानंद सरस्वती को पुणे की गलियों से सुरक्षित निकालने में कामयाब हुए थे। महादेव गोविंद रानाडे और ज्योतिराव फुले। जो लोग दयानंद सरस्वती को जानते हैं वो इन दोनों शख्सियत को भी जानते होंगे। ज्योतिराव फुले ने एक किताब लिखी थी, गुलामगिरी, जो हमारे देश के दलित पिछड़ों की बदहाली का चरित्र चित्रण करती है। रानाडे का हिंदू धर्म के आध्यात्म पक्ष की ओर झुकाव काफी था। उनका मानना था उनके समय हिंदू धर्म कर्मकांडों और अंधविश्वासों में ज्यादा उलझा हुआ है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के साथ साथ महिलाओं को एजुकेट करने पर विशेष कार्य किए और महाराष्ट्र कन्या शिक्षा समाज की स्थापना भी की। उस जमाने में वो नए जमाने की सोच वाले के रूप में जाने जाते थे। बेकार, रूढ़िवादी परंपराओं या कंजर्वेटिव सोच वाली मान्यताओं का पूरी तरह विरोध करते थे। उन्होंने शादी विवाह में दिखावट के लिए और आडंबरों पर किए गए गैर जरूरी खर्चों का विरोध किया। बाल विवाह का विरोध किया। विधवा स्त्रियों का मुंडन किया जाता था, उसका भी विरोध किया। अछूतों पर उनकी जाति की वजह से लगे किसी भी तरह के प्रतिबंध का भी वो विरोध करते थे। लेकिन एक तबका ऐसा था जो उनका भी विरोध करता था। रानाडे योग्यताओं के धनी थे। योग्यताओं के बल पर उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भारतीय भाषाओं को शामिल करवाया और 1893 तक वे बॉम्बे हाईकोर्ट के जज भी नियुक्त किए गए। रानाडे इतना सब कुछ कर रहे थे, फिर भी उनके विरोधियों की लाइन में सबसे आगे खड़े थे खुद बाल गंगाधर तिलक। साल 1881 में एक पत्रकार के रूप में तिलक ने अपना करियर शुरू किया और उन्होंने 3 ऐसे काम कर दिए जो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी साबित होते हैं। देखिए कैसे। पहले तो 1 मई 1881 में उन्होंने ब्रिटिश प्रेस में कुछ पुराने लेखों को छपवाया, जिनमें उन्होंने कार्ल मार्क्स के विचारों से न सिर्फ परिचय करवाया बल्कि उनकी तारीफ भी की। दूसरा, उन्होंने दक्कन के किसानों की राहत के लिए बने कानून की कड़ी आलोचना की। ये कानून गरीब किसानों को उन लालची सूदखोरों से बचाने के लिए था जो उनकी बची खुची संपत्ति भी हड़प जाते थे और कर्ज न चुकाने के जुर्म में उन्हें जेल भिजवा देते थे। एक तरफ कार्ल मार्क्स की तारीफ, दूसरी तरफ किसानों का विरोध, ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। और तीसरे में तो उन्होंने हद ही कर दी थी। वो एकदम खुलकर सामने आ चुके थे। उन्होंने जाति व्यवस्था का बचाव किया। तिलक की एक पत्रिका छपती थी, द महाराट्टा। इसमें 10 जुलाई 1881 को एक लेख उन्होंने लिखा, द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हिंदू कास्ट। ये 3 काम जिंदगी भर उनकी विचारधारा के स्तंभ बने रहे। 1884 में महादेव गोविंद रानाडे और कुछ अन्य सुधारवादियों ने मिलकर लड़कियों के लिए पहला हाई स्कूल खोला, हुजूर पागा। उसी दौरान द एज ऑफ कंसेंट एक्ट भी आया, जो लड़कियों की विवाह की उम्र को लेकर था। तिलक इन दोनों के विरोधी बनकर उभरे। अतीत में पलटकर देखें तो देश में जब भी हिंदुत्ववादी ताकतवर हुए हैं, महिलाओं के हकों की लड़ाई ऐसी राहों से गुजरने को अभिशप्त हुई है जहां उनके दमन के लिए कांटे बिछाए गए हैं। अंग्रेजों की गुलामी के दौर के 1890 के एक वाकई से इसे बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। उड़ीसा की फूलमणि नाम की 10 साल की बाल विवाहिता की तब मौत हो गई जब उसके पति हरिमोहन मैती ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया।
30 साल के हरिमोहन मैती ने फूलमणि के मायके में ही ये प्रयास किया था, लेकिन लोकमान्य तिलक के पास जैसे फूलमणि के जीवन का कोई मोल ही नहीं था, नहीं उसकी मृत्यु का कोई शोक। उनकी सारी हमदर्दी हरिमोहन के साथ थी और वे अपने अंग्रेजी अखबार महरट्टा में संपादकीय लिखकर लोगों से अपील कर रहे थे कि मैती पहले ही पत्नी खो चुके हैं, अब उनकी और लानत मलानत न की जाए। उनका दुर्भाग्य कि अंग्रेज सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी थी और फूलमणि की मौत को लेकर जो प्रदर्शन हो रहे थे उनको शांत करने के लिए अगले ही साल द एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित करा दिया। इतना ही नहीं, लोकमान्य को तो बाल विवाह की पीड़ित महिलाओं का तलाक लेना भी गवारा नहीं था। जो स्त्रियां अपने पतियों की प्रताड़ना सह रही थीं, उन्हें कानून की मदद से तलाक लेने के विरोध में तिलक नजर आए। उन्हीं दिनों की बात थी, रकमाबाई नामक एक पढ़ी लिखी विवाहित महिला अपने पति से कानूनन तलाक लेने वाली पहली महिला बनी तो इतिहासकार परमिला बी राव बताती हैं कि तिलक ने उसे पूरी हिंदू नस्ल का सवाल बनाकर हंगामा मचा दिया था। रकमाबाई एक पढ़ी लिखी युवती थी और उन्होंने अपने निरंकुश पति दादाजी भीकाजी के साथ रहने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वे हमेशा अपने साथ मारपीट की आशंका से डरी हुई रहती थी। तब तिलक ने अपने अखबार महरट्टा के 8 पन्नों में पूरे 6 पेज भरकर दादाजी का समर्थन किया था। 12 जून 1887 के महरट्टा में उन्होंने लिखा था, अगर रकमाबाई अपने पति के साथ जाने से इनकार करती हैं तो उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। रकमाबाई जैसी महिलाओं को वैसी ही सजा मिलनी चाहिए जैसी चोरों, व्यभिचारियों और हत्यारों को मिलती है। उस वक्त तिलक जैसे और हिंदुत्ववादी वर्ण और जाति व्यवस्था को राष्ट्र निर्माण का आधार बताकर जाति व्यवस्था का बचाव तो किया ही करते थे, वो इस बात के भी हिमायती थे कि शादी के बाद बालिग या नाबालिग पत्नियों को पूरी तरह से अपने पतियों के अधीन रहना चाहिए। लेकिन यहाँ अभी बात खत्म नहीं होती। लोकमान्य बच्चियों और महिलाओं की मॉडर्न एजुकेशन या आधुनिक शिक्षा के विरोधी भी थे। परमिला बी राव बताती हैं, महादेव रानाडे के स्कूल ने ऐसा सिलेबस लागू किया जिससे बच्चियां आगे जाकर हायर एजुकेशन ले सकें, तो तिलक ने रानाडे को चेतावनी दी कि एजुकेशन देने से पतियों को छोड़ने वाली रकमाबाई जैसी लड़कियों की तादाद और बढ़ जाएगी। एक डीके करवे हुए इन्होंने 1915 में महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की। तो तिलक का कहना था कि हमें एक एवरेज हिंदू लड़की को बहू के तौर पर देखना चाहिए जिसका अपने पति के घर के लोगों के प्रति खास कर्तव्य सुनिश्चित हो। तो लोकमान्य ने करवे से कहा कि वे यूनिवर्सिटी के सिलेबस को खाना बनाने, घर की इकोनॉमी और बच्चों की देखभाल जैसे विषयों तक सीमित कर दें। अपने अखबार द महरट्टा और नगर पालिका में अपने समर्थकों के जरिए तिलक ने लड़कियों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का विरोध भी किया था। दरअसल द महरट्टा कोई कॉरपोरेट अखबार नहीं था। 1881 से 1897 तक तिलक इस अखबार के अकेले मालिक और संपादक रहे। एक और कहानी साल 1874 के आसपास की है। 1874 और 79 के बीच एक भयंकर अकाल पड़ा जिसकी मार किसान वर्ग झेल रहा था। उस वक्त हालात ये थे कि 10 से 20 रुपए का लगान देने वाले किसानों पर सूदखोरों का कर्ज बढ़कर 1000 से 2000 रुपए तक पहुंच गया था। ऐसे में किसानों को राहत देने के लिए एक बिल भी लाया गया था, डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ बिल, जिसका ड्राफ्ट महादेव गोविंद रानाडे और विलियम वेडरबर्न ने तैयार किया था। अकाल और भारी कर्ज के तले दबे किसानों ने सूदखोरों के खिलाफ बड़ा भारी विद्रोह खड़ा कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व एक चित्पावन ब्राह्मण वासुदेव बलवंत फड़के कर रहे थे, जबकि अछूत और आदिवासी उनका साथ दे रहे थे। दौलतिया रामोशी, बाबाजी चमहार, सखाराम महार और कोंदू मांग जैसे अछूत और आदिवासी नेता फड़के के साथ खड़े थे। तिलक ने फड़के की बगावत को अपने अखबार के जरिए एक गुमराह शख्स की कोशिश करार दे दिया। सरकार ने फड़के को गिरफ्तार कर लिया, उन पर मुकदमे चले और वे अदन की एक जेल में भेज दिए गए जहां 1883 में उनकी मौत हो गई। लेकिन आगे चलकर किसानों को इस तरह बदहाल ना होना पड़े, इसके लिए रानाडे और वेडरबर्न ने कृषि बैंकों की स्थापना का प्रस्ताव रख दिया। ये बैंक किसानों को बेहद कम ब्याज दर और लचीली भुगतान शर्तों पर कर्ज देने वाले थे। लेकिन तिलक ने इस कानून और प्रस्तावित बैंकों का भी लगातार विरोध किया। उन्होंने सूदखोरों को काश्तकारों का भगवान तक कह दिया। सूदखोर वो जो लगान और ब्याज वसूलते थे, काश्तकार वो जो दूसरों के खेतों में काम करते थे। उन्होंने सरकार से दरख्वास्त करते हुए कहा कि जो लोग सूदखोरों का पैसा नहीं लौटा रहे, उनके लिए जेल भेजने वाले कानून को फिर से लागू किया जाए। तिलक के भारी विरोध की वजह से आखिरकार सरकार ने 1885 में किसानों के लिए खोले गए बैंकों को रोक दिया और इस तरह तिलक ने अपनी पहली जीत का स्वाद भी चख लिया। महाराष्ट्र के किसानों के प्रति तिलक का यह रवैया जीवन भर चलता रहा। उन्होंने रैयतबाड़ी की जमीनों को टैक्स से बाहर रखने का एक अलग आंदोलन भी चला दिया।
तिलक ने मांग की कि सूदखोरों की जमीन पर लगाए जाने वाले टैक्स पर भी छूट मिलनी चाहिए। दरअसल देखा जाए तो तिलक का किसान विरोध जातीय व्यवस्था के उनके समर्थन से जुड़ा हुआ था। शिक्षा के अपने एजेंडे के तहत वे लगातार जाति व्यवस्था का बचाव करते रहे। तिलक का कहना था कि किसानों के बच्चों को शिक्षा देना बेकार है। पढ़ना लिखना सीखना और गणित भूगोल की जानकारी का उनकी व्यावहारिक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। पढ़ाई लिखाई उन्हें फायदा नहीं, नुकसान ही पहुंचाएगी। उन्होंने कहा, गैर ब्राह्मणों को तो बढ़ईगिरी, लोहार, राजमिस्त्री के काम और दर्जीगिरी सिखाई जानी चाहिए। उनका जो दर्जा है उसके लिए यही काम सबसे मुफीद है। तिलक इसे शिक्षा का तार्किक सिस्टम बताते थे। साल 1881 में पूना सार्वजनिक सभा ने सरकार से 200 लोगों की आबादी वाले हर गांव में एक स्कूल खोलने की मांग की। तिलक ने फौरन इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि कुनबियों के बच्चों को यानी किसानों के बच्चों को शिक्षा देना और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ पैसे की बर्बादी है। रानाडे सभी के लिए शिक्षा पर जोर देते थे, लेकिन तिलक ने इसका विरोध किया और कहा कि पब्लिक मनी टैक्स पेयर्स के पैसे से इकट्ठी होती है। टैक्स देने वालों को ही ये फैसला करने का अधिकार है कि इस पैसे का इस्तेमाल कैसे हो। हालांकि देश उस वक्त जिस दौर से गुजर रहा था, गुलामी के उस दौर में लोकमान्य तिलक के राष्ट्रवाद ने अहम भूमिका लोगों को इकट्ठा करने में लगाई। उन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा जैसे नारे भी दिए। देश की स्वतंत्रता में उनका योगदान अतुलनीय रहेगा। उसकी बात किसी और दिन किसी और एपिसोड में। आप मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।